welcome to the entrant. I am Vidushi Malhotra and today I will discuss about cell and its basic structure. This video will be highly beneficial for high school students. So let's begin with what actually we are going to learn from this video. Introduction of the cell, discovery, cell theory, cell shape and size, and a quick introduction of types of cells. तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। सेल को लैटिन वर्ड सेला में से लिया गया था, जिसका मतलब है छोटा कमरा यानी स्मॉल रूम। हर ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल फंक्शन सेल से ही होता है। इसका स्ट्रक्चर सेल से बनता है, इसलिए हम इसको बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ये सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की और इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। जैसे मकान बनाने के लिए ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ब्रिक्स मकान के लिए ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। उसी तरीके से बॉडी के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए सेल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स बन जाते हैं। जो इसकी स्टडी होती है सेल्स की, उसको सेल बायोलॉजी, सेल्यूलर बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी बोला जाता है। और साइंटिस्ट जो सेल की स्टडी करते हैं उनको सेल बायोलॉजिस्ट, सेल्यूलर बायोलॉजिस्ट या फिर साइटोलॉजिस्ट बोला जाता है। ये एक तरीके का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल्स। नॉर्मली आप इनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ही ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम फिजिकल साइंसेज में एटम की बात करें तो जो दर्जा फिजिकल साइंसेज में एटम को दिया हुआ है, वही सेम पोजीशन, वही सेम दर्जा जो है वो बायोलॉजिकल साइंसेज में सेल्स को मिला हुआ है। सेल जो है वो तब देखना शुरू किया था साइंटिस्ट्स ने जब 17th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया था। जैसे मैंने बताया ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। सो माइक्रोस्कोप वाज बेसिकली इन्वेंटेड इन 17th सेंचुरी, जिसके बाद से साइंटिस्ट्स ने सेल की स्टडी करना शुरू कर दिया। Now, before knowing about the cell, it is important to know who, when and how the cell was discovered. साइंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी वॉज दिस डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि बिना माइक्रोस्कोप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी is impossible. So Leonardo da Vinci, an Italian painter who was born in 1452 and died in 1519, used the convex lens to magnify the objects up to 10 times, and later he aligned the multiple lenses to form the compound microscope, जिसका रेंज था 300 to 1500 times of magnification. He used the light to illuminate the objects, जिसकी वजह से हमने इवेंचुअली उस माइक्रोस्कोप को लाइट माइक्रोस्कोप बोला। इनका लाइट यूज करने का मेन पर्पस ये था ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो विजिबिलिटी है वो क्लियर हो। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट इज एवी ल्यूवेनहॉक। एवी ल्यूवेनहॉक वाज अ डच मर्चेंट हु वाज बोर्न इन 1632 एंड डाइड इन 1732, exactly after 100 years. He was the very first person to construct the microscope and observe the bacteria and single-celled organisms. सबसे पहले उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था दैट वाज इन्फ्यूसोरिया, जो कि उन्होंने ड्रॉप ऑफ वाटर में से लिया था। नेक्स्ट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वाज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। ही ऑब्जर्व द हनी कोम्ब इन 1665 एंड कॉल्ड द सिंगल यूनिट ऑफ द कोम्ब अ सेल। उन्होंने सेल का सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही ऑब्जर्व किया था एंड नॉट द कंपोनेंट्स विच वर विद इन इट। द लास्ट इज जैन स्वामरडैन। बिफोर रॉबर्ट हुक, जैन स्वामरडैन ने 1658 में एक डिस्क्रिप्शन दे दिया था सेल का एंड ऑन द अकाउंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। फॉर दिस ही यूज्ड रेड ब्लड सेल्स फ्रॉम द फ्रॉग। Now coming on to cell theory. सेल थ्योरी में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एग्जैक्टली सेल्स जो है वो क्या है और किस तरीके से एक थ्योरी को बनाया गया था, उसके अंदर क्या मैकेनिज्म चल रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होती हैं। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें तो किसी भी प्लांट या एनिमल की किसी की भी बात करें तो उसकी जो लाइफ फॉर्म है वो स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, जिसको हम जनरली एग बोलते हैं।
देन अगर हम नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करें तो अगर सिंगल सेल है तो हम उसको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। अगर मल्टी सेल्स हैं उसके पास, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारे सेल्स हैं, तो उनको हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जिनका वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्होंने कंटिन्यू किया है अपना लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल एंड दे रिमेन इन अ सिंगल सेल फॉर देयर एंटायर लाइफ, जैसे कि ईस्ट बैक्टीरिया या फिर क्लेमाइडोमोनास हो गया या अमीबा हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एंड if the organism starts its life from a single cell but it eventually divides the cells और वो मल्टी सेल्स बन जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स भी जो हैं वो इस तरीके से इंक्रीज करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। इस टर्म को मल्टी सेल्युलर इस रेफरेंस में दिया गया था। इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स या फिर जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। 1838 में मैथियस क्लीडन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और थियोडर श्वान जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली अपने जो रिसर्च थी उसको आगे स्टडी किया था। उसके बेसिस पे स्लीडन ने प्लांट को पढ़ा था और श्वान ने एनिमल्स के ऊपर काम किया था और इन्होंने अपनी थ्योरी को एक साथ अपनी रिसर्च को कंबाइन करके एक थ्योरी सेटअप करी, जिस थ्योरी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। इसके बारे में हम आगे किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। देन श्वान ने इसमें बिलीव किया था कि जितने भी सेल्स हैं ये खुद से ग्रो करते हैं, खुद से जनरेट होते हैं एंड एक सिमिलर क्रिस्टल मैनर में ये जनरेट कर रहे हैं खुद को। और इन्होंने ये भी कहा था कि सेल्स जो है वो खुद की ग्रोथ के टाइम पे डिवाइड करते हैं और खुद को ही डुप्लीकेट करते हैं, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन ये वही रेफरेंस है मियोसिस एंड माइटोसिस वाला, इसको भी मैं अलग एक सेपरेट टॉपिक की तरह आपको बताऊंगी बाद में। देन कमिंग ऑन टू द सेल शेप एंड साइज। अब सेल कैसा होता है, क्या उसका साइज है, क्या उसका शेप है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। सेल्स जो हैं जनरली सरफेस एरिया और वॉल्यूम रिलेशनशिप के हिसाब से वो अलग अलग तरीके की होती हैं एंड अलग चीज़ों पे ये डिपेंड करती हैं। जैसे कि स्मॉल सेल्स वो होती हैं जिनका सरफेस एरिया छोटा होता है, जैसे बैक्टीरियाज की सेल्स स्मॉल सेल्स में आती हैं। रेड ब्लड सेल्स जो ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो स्मॉल सेल्स होती हैं। नाउ लॉन्गेस्ट सेल जो ह्यूमन बॉडी में है दैट इज़ अ नर्व सेल। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन होता है, एवरीबॉडी नोज दैट। तो ये लॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि ये लेंथ वाइज लंबी है, तो हम इसको लॉन्गेस्ट सेल बोल देते हैं। कमिंग ऑन टू द लार्जेस्ट सेल्स। अब इसके जो लार्जेस्ट सेल है वो ऑस्ट्रिच एग को हम जनरली लार्जेस्ट सेल बोलते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल सेल होता है जो कि काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको हम लार्जेस्ट सेल में इंक्लूड कर देते हैं। शेप। अब शेप जो है इसके फंक्शंस के हिसाब से और इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ये अलग अलग शेप्स में होते हैं सेल्स। पहला देखते हैं हम सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव सेल। आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं ये रेड सेल की, दिस इज अ रेड ब्लड सेल जो कि सर्कुलर और बाइकॉन्केव शेप में होता है। ये ऐसा इसलिए होता है, अब ये जैसे मैंने बताया कि फंक्शंस के हिसाब से इनका जो शेप है वो भी डिफरेंट रहता है। अब इसके फंक्शन के हिसाब से ये शेप क्यों है उसका मैं बताती हूँ रीज़न। इट इज़ बिकॉज जो रेड ब्लड सेल्स उनको कैपिलरीज में से पास करना होता है। अगर ये हैप्पजार्ड वे में होंगी तो कहीं ना कहीं आर्टरीज एंड जो वेन्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। तो जस्ट सो दैट इट पासिस ईजीली और ऑक्सीजन ईजी ट्रांसपोर्टेशन उसका हो एंड ब्लड कैपिलरीज में ये ब्लॉकेज ना करे, तो इसको एक स्मूथ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज अमीबॉइड सेल। अमीबॉइड सेल जो होता है ये एक वाइट ब्लड सेल होता है, ठीक है, वो अमीबॉइड सेल का स्ट्रक्चर होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इनको कैपिलरी वॉल्स में से पास करना होता है, तो ये क्या करते हैं खुद को स्क्वीज करके जो कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं उसके अकॉर्डिंगली अपना अलाइनमेंट कर लेते हैं, तो ये उनके लिए ईजी होता है। दैट्स वाई द वाइट ब्लड सेल्स आर अमीबॉइड इन स्ट्रक्चर। देन कम्स लॉन्ग सेल। लॉन्ग सेल जो होती है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नर्व सेल को हम लॉन्गेस्ट सेल बोलते हैं, तो ये लॉन्ग सेल इसलिए होती है क्योंकि नर्व सेल जो है वो हमारी बॉडी से लेकर पैर तक पूरी जगह पे फैली हुई है।
तो क्योंकि ये एक इम्पल्स कंडक्ट करे और अलग अलग पार्ट्स में जो मैसेजेस भेजती है ताकि वो इन मैसेजेस को क्विक एंड इजी वे में भेज सके, इसलिए ये जो है सेल लॉन्ग होती है। देन कमिंग ऑन टू बीन शेप जो है हमने ये पढ़ा हुआ है कि गार्ड सेल्स जो हैं, जो स्टोमेटा होता है उसका जो सेल्स होते हैं वो बीन शेप सेल्स होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टोमेटा में क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस चलता है। तो जो बीन शेप सेल्स होते हैं वो खुद को स्क्वीज कर लेते हैं, फिर रिलैक्स कर लेते हैं। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं व्हेन दे आर ओपनिंग एंड क्लोजिंग द स्टोमेटा और द स्टोमेटल पोर। तो इस प्रोसेस के लिए, इस फंक्शन के लिए ये जो सेल्स होती हैं वो बीन शेप्ड होती हैं। अब आते हैं हम प्लांट सेल पे। तो मैंने जैसा बताया था कि इसको मैं अभी ब्रीफली टच करूंगी, लेकिन इन डिटेल्स मैं आपको दूसरी वीडियो में ये चीज़ बताऊंगी। प्लांट सेल जो है इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, वैक्यूल एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें तो इसमें आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लाइसोसोम, गोल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में एक मेजर डिफरेंस होता है सेल वॉल का। सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है और कुछ प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया। कुछ एल्गी में भी ये प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती हैं एंड कुछ यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि प्लांट्स में। लेकिन अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। इसका रीज़न है स्पेसिफिक, क्योंकि क्या होता है कि एनिमल सेल्स में मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, और अगर सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होगी तो उस रेफरेंस में जो एक्सचेंज है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इस वजह से एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल एब्सेंट होती है और प्लांट सेल्स या फंजाई या एल्गी, कुछ मोस्टली बैक्टीरियाज एंड प्लांट्स, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल्स में अगेन नहीं होती। Thank you, and I hope this video is useful to you. Please feel free to ask your doubts and share your valuable suggestions in the comment box. For the detailed study about plant and animal cell, must watch another video.